हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू सिंह है और मैं यहाँ पर आपको जो सेकंड पार्ट है इसका विविध का वो कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो पे अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें ये 5 पार्ट में कंप्लीट होगा। जो विविध का चैप्टर है, हर एक वीडियो जो है वो 1-1 घंटे का है और हर सेंटेंस को मैं 2-2 बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को सुनने से जल्दी याद हो जाए। और सबके पास तो ये बुक अवेलेबल है ही, तो आप अपने जो बुक है वो खोल के और जो मैं ये बोलूँ उसको बस सुनते जाओ और रिवीजन करते जाओ। जितना रिवीजन करोगे उतना ही याद होगा, ठीक है। तो इसमें जो है प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ग्रीन बुक, ये कहाँ का है? इटली और ईरान का ये सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, ठीक है। जो ग्रीन बुक है वो कहाँ का है? इटली और ईरान का है। ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक कहाँ का है? नीदर सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन, ये नीदरलैंड। जो ऑरेंज है, ऑरेंज कहाँ का है? नीदरलैंड का, ठीक है। जहाँ पर भी ऑरेंज आए, ऑरेंज बुक आए, तो वो कहाँ का है? नीदरलैंड का। वाइट बुक है, ये कहाँ का है? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का। जो वाइट बुक है वो कहाँ की सरकारी रिपोर्ट है? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का। वाइट पेपर, ये कहाँ का है? ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है, ये ब्रिटेन और भारत, वाइट पेपर। ब्लू बुक, ये कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का है। ब्लू बुक कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का। ग्रे बुक जो है बेल्जियम और जापान का है। ग्रे कहाँ का है? बेल्जियम और जापान का। येलो बुक, येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस का है। फ्रांस सरकार की ये सरकारी रिपोर्ट है। येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस का। जॉइंट पेपर, जॉइंट पेपर कहाँ का है? 2 या 2 से अधिक, ये सरकारी की एक संयुक्त रिपोर्ट होती है। तो अब इसका रिवीजन करते हैं। ग्रीन बुक कहाँ का है? इटली और ईरान का, ठीक है। ऑरेंज कहाँ का है? नीदरलैंड का। वाइट बुक कहाँ का है? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का। वाइट पेपर कहाँ का है? ब्रिटेन और भारत का। और ब्लू बुक कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का। ग्रे बुक कहाँ का है? बेल्जियम और जापान का। येलो बुक किसका है? फ्रांस का। और ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक सरकारी सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन होती है। ये याद हो गया। अब इसको आप अपने बुक्स, ये वीडियो पॉज करके और आप अपने बुक से पढ़ो और इसको रिवीजन करो। तो ये इसी समय पढ़ो ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह है विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। यूएसए, यूएसए का राजनीतिक दल क्या है? रिपब्लिकन, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। यूएसए का क्या है? रिपब्लिकन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इराक की क्या है? बाथ पार्टी, इराक की बाथ पार्टी। इसराइल की लेबर, लेबर, लिकुड, हदास और साश, ये कहाँ की है? इसराइल की। लेबर, लेबर, लिकुड, हदास और शाश। इसमें आखिरी में देखो श आ रहा है। शाश, हदाश, लिकुड और लेबर, लेबर, ये दो ल से आ रहा है, दो आखिरी में सा आ रहा है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। फ्रांस की क्या है? सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? लिबरल और लेबर, लेबर दो हैं, दोनों ल से ही है, लिबरल और लेबर। ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। बांग्लादेश का बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय पार्टी। आवामी और जातीय, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये तो याद हो जाएगा। आवामी लीग और जातीय पार्टी, ये कहाँ की है? बांग्लादेश की। लिबरल और लेबर कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। सोशलिस्ट और नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच कहाँ की है? फ्रांस की। लेबर और लिकुड और हदासास कहाँ की है? इजराइल की। बात कहाँ की है? इराक की। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कहाँ की है? यूएसए की, ठीक है। अब नेपाल की आते हैं। नेपाल की जो है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी, वहाँ पे एक कांग्रेस चलती है और एक कम्युनिस्ट चलती है नेपाली में, तो ये नेपाल की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे पूरा कम्युनिस्ट पार्टी चलती है चीन की। अब आता है श्रीलंका, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी, ठीक है। यूनाइटेड वहाँ है और फ्रीडम पार्टी कहाँ की है? श्रीलंका की। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, एकांथा फ्रीडम पार्टी। एकांथा फ्रीडम पार्टी कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। नेशनल पार्टी भी दक्षिण अफ्रीका की और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस भी कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये तीन कहाँ की है? यूके की। कंजर्वेटिव, जहाँ पर भी आए कंजर्वेटिव पार्टी, वो कहाँ की है? यूके की।
लेबर पार्टी भी यूके में चलती है और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी यूके में चलती है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और रसाज चायस और कम्युनिस्ट पार्टी ये कहाँ की है? रूस की है। लिबरल, रसाज और कम्युनिस्ट पार्टी ये कहाँ की है? रूस की। भारत की क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये तो पता ही होगा। और पाकिस्तान की क्या है? मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग ये भी पता ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पाकिस्तान की है। अब रिवीजन कर लेते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की है? यूएसए की। बाथ पार्टी इराक की। लेबर, लिकुड, हदास और सास ये कहाँ की है? इजराइल की। सोशलिस्ट पार्टी और नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी फ्रांस की। लिबरल और लेबर पार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय पार्टी बांग्लादेश की। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपाल की। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीनी की। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी श्रीलंका की। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी और इंकांथा फ्रीडम पार्टी ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ये कहाँ की है? यूके की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसास चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी ये रूस की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भारत की। और मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पाकिस्तान की। अब आता है प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। कमल किसका है? कलम किसका है? संस्कृति और सभ्यता का। कलम से हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करती है। और कमल का फूल क्या है? संस्कृति एवं सभ्यता। ये भी जो है कमल वो भी संस्कृति बताती है और सभ्यता बताती है। रेड क्रॉस किसकी है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल की, ठीक है, वहाँ पे रेड क्रॉस लगा रहता है। लाल झंडा क्रांति और खतरे का सूचक है, ठीक है। काला झंडा जो होता है विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। कौन सा? पीला। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा है, ठीक है, जो उल्टा झंडा है वो संकट का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा जो है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जो शोक होता है उसमें झुका दिया जाता है। संधि और समर्पण का प्रतीक कौन सा है? सफेद झंडा, ठीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक कौन सा है? लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण किसका है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। शांति का प्रतीक क्या है? कबूतर पक्षी। खतरा और यातायात को रोकने का प्रतीक कौन सा है? लाल प्रकाश। यातायात के जाने का संकेत हरा प्रकाश। और न्याय का प्रतीक आंखों पर बंधी हुई पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या है? कलम भी है और कमल भी है। डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का क्या है? रेड क्रॉस। क्रांति और खतरे का सूचक क्या है? लाल झंडा। विरोध का प्रतीक क्या है? काला झंडा, ठीक है। संक्रामक रोगग्रस्त वाला क्या है? पीला झंडा। ये झंडे झंडे की बात हुई। संकट का प्रतीक कौन सा झंडा है? उल्टा। जब उल्टा होता है तो वो संकट आ जाता है। शोक का क्या है? झुका झंडा। संधि और समर्पण का क्या है? सफेद झंडा। तो ये सारे झंडे झंडे हो गए, ठीक है। परिवार नियोजन पता ही है, लाल त्रिकोण होता है परिवार नियोजन का। शांति का प्रतीक कबूतर। ये खतरा और यातायात रोकने का प्रतीक लाल प्रकाश। और यातायात को जाने का संकेत हरा प्रकाश। और न्याय का प्रतीक आंखों पर बंधी हुई पट्टी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। अफगानिस्तान की क्या है? एरियाना अफगान एयरलाइंस, ठीक है। एरियाना अफगान एयरलाइंस अफगानिस्तान की है। ऑस्ट्रेलिया का है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस। क्वींसलैंड ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस ये बेल्जियम की है। यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज ये कहाँ की है? म्यांमार की है। यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज। ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज ये कहाँ का है? पूर्वी अफ्रीका की। ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज नाम में उसमें लिखा हुआ है। एयर फ्रांस ये भी फ्रांस की है। ओलंपिक एयरवेज ये ग्रीस की है, ठीक है। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस। कैथी पैसिफिक एयरवेज ये कहाँ की है? हांगकांग की है। कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग। हंगेरियन एयरलाइंस मालवीय हंगरी की है। एयर इंडिया भारत की है। गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की। अब इतना रिवीजन। एरियाना अफगान एयरलाइंस कहाँ की है? अफगानिस्तान की। क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न
टेरिटरी एरियल सर्विस कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस बेल्जियम की। यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज म्यांमार की। ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज पूर्वी अफ्रीका की। एयर फ्रांस फ्रांस की। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस की। कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग की। हंगेरियन एयरलाइंस मालेव हंगरी की। एयर इंडिया भारत की। और गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज इंडोनेशिया की। ईरान एयर ये कहाँ की है, ईरान की। आयरिस इंटरनेशनल एयरलाइंस ये कहाँ की, आयरलैंड की। इजराइल है EIAI ये इजराइल की है, EIAI। इटालियन एयरलाइंस ये कहाँ की, इटली की। जापान एयरलाइंस जापान की। कुवैत एयरलाइंस कुवैत की, ये तो नाम में ही है इसमें। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस ये कहाँ की है, लेबनान की। मिडिल ईस्ट में है ये, तो इसलिए इसका नाम मिडिल ईस्ट एयरलाइंस है, लेबनान। रॉयल नेपाल एयरलाइंस ये कहाँ की है, नेपाल की। ठीक है। KLM रॉयल डच एयरलाइंस ये नीदरलैंड की है, KLM। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ये पाकिस्तान की है। फिलीपींस एयरलाइंस फिलीपींस। पॉलिश स्ट्रेट एयर सर्विस लॉट ये कहाँ की है, पोलैंड की है, पॉलिश स्ट्रेट। ट्रांसपोर्टरी एयरी ने रोमाने टारोम ये कहाँ की है, रोमानिया की है, ट्रांसपोर्टरी। ठीक है। स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम ये स्कैंडिनेविया की है। सिंगापुर एयरलाइंस कहाँ की, सिंगापुर की है। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। ईरान एयर कहाँ की, ईरान नाम में ही है। आयरिस इंटरनेशनल एयरलाइंस आयरलैंड। EIAI ये कहाँ की, इजराइल की। इटालियन एयरलाइंस इटली की। जापान एयरलाइंस जापान की। कुवैत एयरलाइंस, इसमें सिर्फ एयरलाइंस लग गया। इटालियन की इटली, जापान की जापान, कुवैत की कुवैत। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस इसमें भी मिडिल ईस्ट में क्या आता है, लेबनान, तो लेबनान की। रॉयल नेपाल एयरलाइंस नेपाल की। KLM रॉयल डच एयरलाइंस नीदरलैंड की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की। फिलीपींस एयरलाइंस फिलीपींस की। पॉलिश स्ट्रेट एयर सर्विस ये कहाँ की है, पोलैंड की। और ट्रांसपोर्टरी एयरीने रोमाने ये रोमानिया की। स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम स्कैंडिनेविया की। सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर की। अब आता है रूस की, क्या है, एयरोफ्लोट कहाँ की है, रूस की। एयर लंका श्रीलंका की। स्विस एयर कहाँ, स्विट्जरलैंड की। ब्रिटिश एयरवेज एंड और जाट कहाँ की है, UK की। पैन अमेरिकन एयरवेज कहाँ की, USA की। इबेरिया कहाँ की, स्पेन की। इबेरिया कहाँ की, स्पेन की। कोपा पनामा की। कोपा कहाँ की है, पनामा की। लुफ्थहांसा जर्मनी की। लुफ्थहांसा कहाँ की है, जर्मनी की। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। एयरोफ्लोट कहाँ की है, रूस की। एयर लंका श्रीलंका की। स्विस एयर स्विट्जरलैंड की। ब्रिटिश एयरवेज एंड जाट कहाँ की है, UK की। पैन अमेरिकन एयरवेज कहाँ की, USA की। इबीरिया कहाँ की है, स्पेन की। कोपा कहाँ का है, पनामा का। कोपा पनामा इबीरिया स्पेन। लुफ्थहांसा कहाँ की है, जर्मनी की। लुफ्थहांसा जर्मनी। अब आते हैं विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। द टाइम्स का कहाँ होता है, लंदन। डेली मिरर का कहाँ होता है, लंदन। और गार्डियन का कहाँ होता है, लंदन। और डेली मेल का कहाँ होता है, लंदन। तो लंदन में 4 होते हैं। ठीक है। द टाइम्स, डेली मिरर, गार्डियन और डेली मेल। अब आता है पेरिस का। ली फिगारो कहाँ का होता है, पेरिस। ली फिगारो कहाँ का है, पेरिस का। ठीक है। और ला मांड ये भी कहाँ का है, पेरिस का। ला मांड भी पेरिस का, ली फिगारो भी पेरिस का। इजे वेस्तिया ये कहाँ का है, मास्को का। इजे वेस्तिया मास्को का। डॉन कहाँ का है, कराची का। द आइलैंड कोलंबो का। द आइलैंड कहाँ का है, कोलंबो का। ईस्टर्न सन सिंगापुर का। ईस्टर्न सन कहाँ का है, सिंगापुर। अल हरम कहाँ का है, काहिरा का। अल हरम कहाँ का है, काहिरा का। मर्डेका जकार्ता का। मर्डेका कहाँ का है, जकार्ता का। वांसीगटन पोस्ट वांसीगटन का। द हिंदू चेन्नई का है। द हिंदू का है, चेन्नई का। स्टार कहाँ का है, जोहान्सबर्ग का। स्टार जोहान्सबर्ग। मेनिची सिम्बुन कहाँ का है, टोक्यो का। मेनिची सिम्बुन टोक्यो। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। द टाइम्स लंदन। डेली मिरर लंदन। ली फिगारो पेरिस। इजवेस्तिया मास्को। डॉन कराची।
द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अलहरम काहिरा, मर्डेका जकार्ता, वांसीगटन पोस्ट वांसीगटन, द हिंदू चेन्नई, इसरार जोहान्सबर्ग, मेनिची सिम्बुन टोक्यो। ठीक है, गार्डियन कहाँ का है? लंदन, डेली मेल लंदन, लामांड पेरिस, प्रावदा कहाँ का है? मास्को, प्रावदा मास्को, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, डेली न्यूज़ कहाँ का है? न्यूयॉर्क का, ला रिपब्लिका रोम का, ला रिपब्लिका कहाँ का है? रोम का, इंडिपेंडेंट लंदन, इंडिपेंडेंट कहाँ का है? लंदन का, पीपल्स डेली कहाँ है? बिंजिंग, पीपल्स डेली कहाँ का है? बिंजिंग का, फाइनेंशियल टाइम्स कहाँ का है? लंदन का, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का है, बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका का है, बांग्लादेश ऑब्जर्वर कहाँ का है? ढाका का। अब इसका रिवीजन, गार्डियन लंदन, डेली मेल, डेली मेल कहाँ का है? लंदन, लामांड पेरिस, प्रावदा मास्को, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, ठीक है, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंट लंदन, पीपल्स डेली बिंजिंग, फाइनेंशियल लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत और खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम्स कहाँ का है? दुबई का। अब आता है विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, लेंजा है कहाँ का? चीन का। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। केजीबी या जीआरयू ये कहाँ का है? रूस का, केजीबी जीआरयू रूस। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस ये कहाँ का? यूके का, मिलिट्री इंटेलिजेंस कहाँ का? यूके का, ठीक है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान, इंटर ISI का फुल फॉर्म क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, रा का क्या है? भारत, रिसर्च एंड एनालिसिस रिंग रा, और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भारत के हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ये USA का है, CIA और FBI। मोसाद कहाँ का है? इजराइल का, मोसाद इजराइल का। मुखबरात मिस्र का। नाइचो कहाँ का है? जापान का, ठीक है। सावाक कहाँ का है? ईरान का, सावाक कहाँ का? ईरान का। और अल मुखबरात कहाँ का? इराक का, अल मुखबरात कहाँ का है? इराक का, बरात राक, ठीक है। सावाक साबाशी शावाक सावाक कहाँ का है? ईरान का। नाइचो कहाँ का है? जापान का। मुखबरात मिस्र का। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। लेंजा डिपार्टमेंट कहाँ का है? चीन का। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलियन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। KGB GRU रूस का। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मिलिट्री MI मिलिट्री इंटेलिजेंस कहाँ का? UK का। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान का। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भारत के हैं। CIA और FBI जो USA के हैं। मोसाद इजराइल का है। मुखबरात मिस्र का है। नाइचो जापान का है। सावाक जो है वो ईरान का है। और अल मुखबरात जो है इराक का है। अब आता है विभिन्न देशों की सांसद। भारत की क्या है? संसद। रूस की जो है ड्यूमा। स्पेन की क्या है? कॉर्ट्रेक्स, स्पेन का क्या है? कॉर्ट्रेस। ब्रिटेन का है पार्लियामेंट, ब्रिटेन को क्या पार्लियामेंट। जर्मनी का बुड्सटेक, जर्मनी का बुड्सटेक। मंगोलिया का खुरल। ईरान का मजलिस, ईरान का क्या है? मजलिस। ताइवान का युआन। इजराइल का नेसेट, इजराइल का क्या है? नेसेट। वहाँ पे सब क्या होता है? नाश होता है, नेसेट ये ट्रिक है। जापान की डायट, डायट। मालदीव की मजलिस। स्वीडन का रिक्स डॉग, स्वयं रिस्क लेते हैं, स्वीडन से स्वयं निकाल दो, रिक्स डॉग का रिक्स निकाल लो, ठीक है। तो स्वीडन का क्या है? रिक्स डॉग।
नॉर्वे का स्टार्टिंग, नॉर्वे से ऐसे याद करो, नल जो होता है स्टार्ट होता है, नॉर्वे स्टार्टिंग। भूटान, भूटान का त्योंगडू, त्योंग्सडू। पोलैंड का सोजिम, पोलैंड का क्या होता है, सोजिम। अब रिवीजन, भारत का क्या है, संसद। ड्यूमा कहाँ का है, रूस का। कॉर्टेक्स कहाँ का है, स्पेन का। पार्लियामेंट ब्रिटेन का। बुंडस्टैग कहाँ का है, जर्मनी का। बुंडस्टैग जर्मनी। खुरल कहाँ का है, मंगोलिया। मजलिस ईरान। युआन जो होता है ताइवान। नेसेट इजराइल। डाइट जापान। मजलिस मालदीव, मजलिस मालदीव। रिक्सडॉग स्वीडन। स्टार्टिंग नॉर्वे। त्योंग्सटू जाप भूटान। सोजिम पोलैंड, सोजिम का है, पोलैंड का। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र की क्या है, पीपल्स असेंबली, मिस्र में क्या होती है, पीपल्स असेंबली। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फ्रांस की है नेशनल असेंबली। ठीक है, बांग्लादेश का जातीय संसद। आयरलैंड का डेल आयरन, आयरलैंड का क्या है, डेल आयरन। मलेशिया का दीवान निगारा, मलेशिया का क्या है, दीवान निगारा। अफगानिस्तान का सौरा, अफगानिस्तान का क्या है, सौरा। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की का क्या है, ग्रैंड है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। यूएसए का कांग्रेस। इतना रिवीजन करते हैं। नेशनल असेंबली कहाँ का है, पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। पीपल्स असेंबली कहाँ की है, मिस्र की। वहाँ पे मिस्र में क्या है, पीपल्स असेंबली। नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहाँ का है, चीन का। नेशनल असेंबली फ्रांस का भी है और नेशनल असेंबली पाकिस्तान का भी है। जातीय संसद बांग्लादेश। डेल आयरन आयरलैंड। दीवान निगारा मलेशिया, ठीक है, मलेशिया दीवान निगारा। सोरा अफगानिस्तान। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की क्या है, फेडरल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली जो होता है तुर्की। पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया। कांग्रेस यूएसए। फॉलकेटिंग डेनमार्क, ठीक है ना, मार्क, यहाँ से मार्क निकालो, यहाँ फॉलकेटिंग, कटिंग कर लो, मार्क को कट कर रहे हैं, डेनमार्क फॉलकेटिंग। कनाडा का पार्लियामेंट। अब पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। कहाँ पर, 1944 में वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला, मतलब 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक चला था 1944 में। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टॉलिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद के मतदान प्रणाली का निर्णय किया गया कि मतलब सुरक्षा परिषद में अब मतदान प्रणाली अपनाया जाए। ठीक है, तो किस कौन कौन थे उस समय, चर्चिल थे, मतलब एक बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, उसमें 3 लोग थे, एक तो चर्चिल थे, एक स्टॉलिन थे और एक रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति थे, सोवियत के राष्ट्रपति कौन थे, स्टॉलिन, और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। ठीक है, ये याल्टा नगर में 4 फरवरी को। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 51 थी। कितनी थी, 51। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने, 50। कब, 26 जून 1945, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है 1944-45 के बीच ही चला था। फिर बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बन गया था। जो 91वां था ना, वो कौन था, पोलैंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों की संख्या 193 है और 193वां देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया था, रूजवेल्ट के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर
एक आयोजित किया गया प्रतिनिधियों का सम्मेलन, बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, मतलब इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 1944 में वाशिंगटन के डम्बाल्टन ऑक्स भवन में। फिर याल्टा नगर में भी 4 फरवरी को 3 लोग आए, चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टॉलिन। इन्होंने मतलब ये निर्णय लिया कि सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय लिया इन्होंने। फिर स्थापना कब हुई इसकी? 24 अक्टूबर 1945 को। फिर इसके कितने सदस्य थे? 51। 51वां कौन था संस्थापक सदस्य? पोलैंड। ठीक है। अधिकार पत्र पर केवल कितने? 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। फिर बाद में इसमें जो पोलैंड था 91वें नंबर पे वो संस्थापक सदस्य बन गया। फिर इनके राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी अभी कितनी है वर्तमान में? 193। और 193वां कौन सा? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। बाप रे, मतलब 39 मंजिल इसमें है और ये 17 एकड़ जमीन पर है, जो मैनहट्टन द्वीप पर बना है। कौन से द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। किसने दान दी थी? रॉकफेलर ने। इसी इसी में इसका सचिवालय भी है। संघ का मुख्य कार्यालय सन 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसका जो कार्यालय है वो कब बन के तैयार हो गया था? 1952 में। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। जो प्रथम बैठक थी वो 1900, अब तैयार होगा तभी तो उसमें बैठक होगी, तो जो कार्यालय तो बन के तैयार हो गया था 1952 में। फिर अक्टूबर मतलब लास्ट टाइम में इसमें आयोजित की गई महासभा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को पृष्ठभूमि हल्की नीली होती है। कैसी है? हल्की नीली। और इस पर श्वेत रंग का राष्ट्रीय संघ का प्रतीक बना हुआ है। मतलब एक हल्का नीला है इसका जो ध्वज है, हल्का नीला है और उसमें बीच में जो होता है सफेद रंग का राष्ट्रीय संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हुई हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, 17 एकड़ जमीन पर। ठीक है। कितने? 39 मंजिल, मैनहट्टन द्वीप पर। और किसने दान की थी? रॉकफेलर ने। बनकर तैयार कब हुआ था कार्यालय? 1952 में। और फिर बैठक कब हुई थी? 1952 में, 52 में ही, अक्टूबर 1952 में बैठक हुई। इसका ध्वज कैसा होता है? हल्का नीला नीला, बीच में सफेद रंग का होता है और 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हुई रहती हैं और उसमें बीच में क्या होता है? विश्व का मानचित्र होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषा जिन्हें राष्ट्र संघ को मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। मतलब मान्यता प्राप्त तो इन चारों को भी है, चीनी को भी है, रसियन को भी है, अरबी और स्पेनिश भी है। लेकिन कार्य करने वाली जो भाषाएं सिर्फ 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट क्या है इसका? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। ठीक है, मतलब बजट पर विचार करने और उसको अनुमोदित करने की जिम्मेदारी इनने किसको दे दी है? महासभा को। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। मतलब हर कितने? 2 साल बाद, 2 साल का गैप रहता है इसमें। बजट महासचिव द्वारा पेश ही किया जाता है। जो महासचिव है वही अनुमोदित करता है और वही उसको पेश करता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र बजट में प्रमुख देशों का अंशदान, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। तो इसकी भाषा कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जो मान्यता दी गई है, चीनी है, रसियन है, अरबी है और स्पेनिश है। फिर अनुच्छेद 17 के अनुसार इसमें बजट पर विचार करने और उसको अनुमोदित करने का अधिकार किसको दिया गया है? महासभा को। और जो नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? महासचिव द्वारा। ठीक है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसमें कितने? 6 अंग होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। कितने होते हैं? 6। महासभा, ठीक है, फिर सुरक्षा परिषद, अभी इसके बारे में सब डिटेल में पढ़ेंगे। महासभा, ठीक है, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद। 3 परिषद हैं इसमें, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक और प्रन्यास परिषद। फिर न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और फिर एक सचिवालय।
ठीक है, तो इसमें कुल कितने 6 अंग हैं। महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, 3 परिषद, और फिर एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। सिर्फ जो नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो है, उसके अतिरिक्त जितने भी अंग है इसके, बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नीदरलैंड में, और बाकी सबका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। अब आते हैं महासभा। महासभा का क्या है, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सभी सदस्य देशों, जितने भी सदस्य देश हैं सबके प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। ठीक है, इसको तो महासभा को क्या कहा गया है, विश्व की लघु संसद। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। जितने भी देश इसमें भाग लेते हैं हर देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। 5 तो प्रतिनिधि भेजता है लेकिन वोटिंग सिर्फ एक ही गिनी जाती है उनकी। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश तथा बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कितनी, 2/3 बहुमत। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। जो महासभा का जो नियमित सत्र है वो हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, ठीक है, हर सितंबर के कौन से तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों की अध्यक्षों का चुनाव करती है। एक तो एक अध्यक्ष तो होगा ही, साथ में कितने, 21 उपाध्यक्ष। फिर महासभा की 7 मुख्य समितियों की अध्यक्षों की चुनाव करती है। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसलिए इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसमें हर देश जो है वो 5 अपने प्रतिनिधि भेजता है, लेकिन उनकी मतलब जो संख्या है वो वोटिंग जो है वो एक ही गिनी जाती है। ये शांति या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो या नए सदस्यों का प्रवेश हो या बजट निर्णय हो, इन सब में कितने, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। और ये कब तक चलता है, हर सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। और इसमें एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और एक महासभा की 7 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है, महासभा करती है इसमें चुनाव। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति और राष्ट्र संघ के बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। तो महासभा के कार्य क्या क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, या तो महासचिव की नियुक्ति, या राष्ट्र संघ के बजट पारित करना हो, या नए सदस्यों की सदस्यता देना हो। तो ये सब किसके काम होते हैं, महासभा के काम होते हैं। अब आते हैं सेकंड, सुरक्षा परिषद। अब हम आते हैं क्या, सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य अंग होता है। ठीक है, ये मुख्य अंग है ये, और एक प्रकार से ये कार्यपालिका है। ठीक है, ये क्या है, कार्यपालिका। संयुक्त राष्ट्र घोषणा के पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा, नाम ही इसका सुरक्षा परिषद है, तो ये सुरक्षा बनाए रखती है। ठीक है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जैसे पुलिसमैन जो होता है वो सबकी सुरक्षा करता है, वैसे इसे ही दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कितने, 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। इसमें टोटल कितने होते हैं, 15 लोग यहाँ पे, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे 15 लोग हैं, 15 लोग ये सुरक्षा जिम्मेदारी रहती है उन पे, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं, परमानेंट कितने होते हैं, 5, और जो 10 वो अस्थायी आते जाते रहते हैं। ठीक है, 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं इसमें, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका है, रूस है,
ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये जो बड़े बड़े देश हैं। फिर अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है, मतलब हर 2-2 वर्ष के लिए 2/3 बहुमत से, मतलब निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत जरूरत पड़ती है। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य एक वोट होता है। प्रत्येक सदस्य का कितना? एक ही वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। तब इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से क्या है? सुरक्षा परिषद कार्यपालिका है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखती है, इसकी जिम्मेदारी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कितने? 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 जो होता है अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो होता है वो महासभा अपने में से ही 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। और सुरक्षा परिषद का जो प्रत्येक सदस्य का जो होता है एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से कितने? 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है और 5 स्थायी सदस्य देशों का भी सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। अब आता है 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनमें सदस्य देशों की जो सहमति है उसको एक आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। आम शक्ति मतलब एक आम है, ये आम सहमति है, और वीटो शक्ति के रूप में। और जो कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो का अधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब हर एक सदस्य के पास अपना वीटो है, जो करेगा वो ठीक है और जो नहीं करेगा वो भी ना, मतलब इसमें सकारात्मक मतदान भी दे सकते हैं और नकारात्मक मतदान भी कर सकते हैं, अपने वीटो का अधिकार का यूज कर सकता है। ठीक है, इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। यदि जब मतदान होता है तो वह अनुपस्थित रह सकता है, मतलब या तो मतलब वो ना वो उसका समर्थन कर रहा है और ना रोक रहा है। ठीक है, तो वह अनुपस्थित भी रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। जो सोवियत संघ है ना अपना, तो उसने वीटो का यूज़ किया, बहुत अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का यूज़ सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। मतलब हर एक देश जो है ना इसमें वो अपने वीटो का यूज़ कर सकता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक, और जो दोनों नहीं कर सकता वो अनुपस्थित भी रह सकता है। सोवियत संघ ने बहुत बार किया है और अमेरिका ने सिर्फ एक बार। कब? सर्वप्रथम कब किया था? रोडेशिया के प्रश्न पर 1971 में। अब इतना इसमें रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया था। जो मानवाधिकार परिषद है इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। पहले क्या था? ये मानवाधिकार आयोग, अब ये बदल के क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हो गया, UNHRC, जिसका गठन कब किया गया था? 2006 में। इस परिषद में कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं जैसे एशिया के 13 देश, अफ्रीका के भी 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के कितने? 7 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई का कितने? 8 देश। ठीक है, एशिया के कितने? 13, अफ्रीका के 13, पूर्वी यूरोप के 6, पश्चिमी यूरोप के 7, लैटिन अमेरिका या कैरिबियाई के कितने? 8 देश। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन था। ये संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये किसके? सीधे महासभा के अधीन ही होगी, महासभा के मतलब अंडर काम करेगी। जबकि जो मानवाधिकार आयोग था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। कितना? 3 वर्ष। किंतु 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। कितने? हर वर्ष कितने? 1/3 सदस्य इसमें रिटायर्ड होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। तो इनका गठन कब किया गया था? 2006 में किया गया था। इसमें
इसने किसका स्थान लिया है? मानवाधिकार आयोग का। ये पहले मानवाधिकार आयोग था, अब ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बन गया है। इसमें 47 सदस्य होते हैं। एशिया के कितने? 13, अफ्रीका के भी 13, पूर्वी यूरोप के 6, पश्चिमी यूरोप के 7। यूरोप की मतलब एक पूर्वी एक पश्चिमी, पूर्वी में 6 और पश्चिमी में 7। लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई के 8। ठीक है, इसका कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है? 3 वर्ष। ये किसके अधीन है? महासभा के अधीन होगी ये संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और इसके हर सदस्य प्रतिवर्ष कितने रिटायर होते हैं? 1/3। अब आता है यूएनएचआरसी के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार के लोकतांत्रिक नेता ऑन्ग सान सू की ओर से दायर की गई है। चीन की सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया है। ठीक है, जो चीन ने है वो वीटो का प्रयोग कब किया है? 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। अब आते हैं अपन तीसरे नंबर पे, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें रिवीजन के लिए ये क्या है? चीन का ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था के प्रवेश पर किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तीसरा क्या आता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या इसमें 18 थी, फिर 1966 में संशोधन के पश्चात इसकी संख्या कितनी हो गई? 27 कर दी गई। फिर 24 अक्टूबर 1973 ईस्वी में संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई है। ठीक है, पहले इसमें कितनी थी? 18, फिर 1966 में 27, फिर 1973 में कितनी? 54। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष होता है। जो ठीक है, यह एक स्थायी संस्था है। कैसा है? स्थायी, परमानेंट है, परंतु इसमें 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। इसमें भी 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त ही होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। जो अवकाश ग्रहण करेगा वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। इसमें निर्णय जो होता है वो विशेष बहुमत से नहीं होता है, सिर्फ ऐसे साधारण बहुमत से ही होता है। ठीक है, अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसमें अभी कितने हैं? 54। प्रारंभ में कितनी थी? 18। 1966 में संशोधन करके कितनी हो गई? 27। फिर 1973 में कितनी कर दी गई? 54। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। कैसी संस्था है? स्थायी। इसमें जो प्रत्येक वर्ष कितने पदमुक्त होते हैं? 1/3 सदस्य। लेकिन जो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं वो पुनः क्या हो जाते हैं? निर्वाचित। ये क्या होता है? इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य का एक क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। और इसमें निर्णय कैसे होते हैं? साधारण बहुमत से। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में कहाँ पर होती है? जेनेवा में। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है अप्रैल में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में, और जुलाई में होती है जेनेवा में। जैसे जुलाई जैसे जेनेवा, जुलाई में जेनेवा से में, अप्रैल में न्यूयॉर्क में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं जैसे आर्थिक एवं रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष UNICEF, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। मतलब ये जो अपना काम करती है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ही पूरा करती है, जैसे कि आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग और यूनिसेफ। अब आते हैं चौथे नंबर पे, प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण कर लिया है। जो पहले मैंडेट व्यवस्था थी, अब ये क्या? न्यास पद्धति। और उसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया है। न्याय पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश के शासन स्वयं कर सकें। ठीक है, जो अल्प विकसित या आदिम दशा वाले जो प्रदेश के निवासी हैं ना, वो कहाँ है? वो लोग योग्य नहीं है कि वो अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता मतलब अपेक्षित है। दूसरे विकसित देश की सहायता की जरूरत है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे अपने विकास में पूरी सहायता दें, और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल, न्यास या अमानत
मतलब कि ट्रस्ट समझते हुए इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। ठीक है, इनका मतलब न्यास पद्धति का ये मूल सिद्धांत है। ये जिन राष्ट्रों ने न्यास का भार सौंपा गया है, ऐसे राज्य कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ये जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया को न्यास का भार सौंपा गया है, न्यूजीलैंड का, अमेरिका का और ब्रिटेन का। फिर इतना रिवीजन करते हैं कि क्या है। मतलब कि पहले ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर कौन सा? न्यास पद्धति। और न्यास पद्धति का सिद्धांत क्या है? जो पिछड़े वर्ग के या जो आदिम जनजाति वाले, आदिम दशा वाले जो जितने भी देश हैं उनको मतलब विकसित करना, उनकी हेल्प करना वगैरह, यही सब। ठीक है, और किस किस को सौंपा गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। रूस में नहीं है, चीन में नहीं है और फ्रांस में नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में कितने? 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें कितने वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 12, और जिनमें 4 जो होते हैं प्रबंधनकर्ता होते हैं और 3 जो होता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो होता है निर्वाचित सदस्य होते हैं। 4, 3, 5। और रूस, चीन और फ्रांस का कोई न्याय क्षेत्र नहीं होता, नहीं है इसमें, रूस, चीन और फ्रांस का। अब आते हैं सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं ना, डेली के, इनके कामों को कौन निपटाता है? सचिवालय। सचिवालय का एक प्रमुख महासचिव होता है जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अब दिन प्रतिदिन का काम निपटाता है तो अब इसका कोई प्रमुख तो होना चाहिए, तो वो कौन होता है? इसका महासचिव होता है। सचिवालय में प्रमुख कौन होता है? महासचिव। और महासचिव क्या होता है? महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के जितने भी सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कितनी? 5 वर्ष के लिए। और महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रमुख महासचिव त्रिवेली, इसके बस नाम ही याद कर लो, ये इतना नहीं पूछते कि किसका कार्यकाल कब हुआ क्या। ठीक है, त्रिवेली। ठीक है, ये है डेग, ये नॉर्वे के थे। डेग हैमर सॉल्ट, ये स्वीडन के थे। यूथॉन्ट, ये म्यांमार के थे। कुर्त वॉल्डी हिम, ऑस्ट्रिया। जेवियर पेरेज द कुरियार, पेरू। बुटरस बुटरस घाली, मिस्र। कोफी अन्नान, घाना। और बान की मून, दक्षिण कोरिया। बान की मून कौन है? दक्षिण कोरिया। ये आखिरी का याद कर लेते हैं। बान की मून दक्षिण कोरिया के, ये जनवरी 2007 से। और सबसे पहले नंबर के कौन थे? त्रिवेली, नॉर्वे के। ये का 1946 से 1952 तक। बस इनके नाम याद रखना है और बस पहला और आखिरी। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन, इटली में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तुरिन, इटली में। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हुए हैं। 2007 से। अब आते हैं अपन संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अन्य संगठन। अब संगठन के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन।
ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्या है मुख्यालय? जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में हुई थी। तो जेनेवा में है इसका मुख्यालय 1865 में। किसका? दूरसंचार संघ का, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसकी भूमिका क्या होती है? दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना। ठीक है। भारतीय डाक संघ UPU, भारतीय डाक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 को। सामान्य डाक अधिसमय पर हस्ताक्षर इसमें 1948 में हुई थी। USA बना था इसमें। ठीक है। लेकिन इसकी मतलब मूल स्थापना कब हुई थी? 1874 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। दूरसंचार का कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डाक का कहाँ पर है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। डाक क्या करता है? ये लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? 11 अप्रैल 1919 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी क्या होती है? श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 में संगठन की को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इसको। 1969 में 50वीं वर्षगांठ पर। ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन। पर्यटन संगठन WTO 1925 और संगठन मैड्रिड, स्पेन। ये क्या है इसकी भूमिका? पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। ये 7 दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है। ये क्या करता है? इसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा निगम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। जितने भी मतलब कृषि से रिलेटेड है ना, खाद वगैरह, ये सब रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसमें क्या है? विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक 1945, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। IMF क्या करता है? सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को प्रोत्साहन और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती प्रदान करता है। और विश्व बैंक क्या करता है? उत्पादन और विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देता है। तो पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन कौन करेगा? विश्व बैंक। और आर्थिक उन्नति में मदद कौन करेगा? IMF। ठीक है। तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और खाद्य एवं कृषि की भी कब हुई थी? 1945 में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में है। ये विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करता है। इसका कार्य है ये। तो यूनेस्को का जो है वो कब है? 1946 स्थापना। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो है दूरसंचार की स्थापना कब हुई थी? 1865। डाक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1874। श्रम संगठन की 1919। पर्यटन संगठन की 1925। नागरिक उड्डयन की 1944। खाद्य एवं कृषि संगठन की 1945। मुद्रा कोष की 1945। विश्व बैंक की 1945। यूनेस्को की 1946। दूरसंचार का, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। डाक संघ का कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड। श्रम संगठन का जेनेवा, स्विट्जरलैंड। पर्यटन का है मैड्रिड, स्पेन। नागरिक उड्डयन का कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। खाद्य एवं कृषि का कहाँ है? रोम, इटली। मुद्रा कोष का वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार।
इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन। ये क्या करता है? सामुद्रिक व्यापार आईएमओ। ये नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों के निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या करता है? वृद्धि करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करता है। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, 51 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये क्या करता है? मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण का प्रोत्साहन। कब हुई थी? 1951 में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण, ये 1997 में, 29 जुलाई। ठीक है, इसका कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, यूनिडो, इसकी स्थापना भी 1966 में, वियना, ऑस्ट्रिया इसका मुख्यालय है। जो IAEA परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये क्या करता है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना है इसका कार्य। और जो औद्योगिक विकास संगठन है, इसका काम क्या है? विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करता है। यूनिडो 1966 और IAEA ये 1957। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, इसका स्थापना कब हुई थी? 1967 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग को तेजी लाना है इसका कार्य। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी 13 जून 1976, रोम, इटली। कृषि से संबंधित जितने भी आए तो वो उसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। ये क्या है? विकासशील देशों के में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। ये बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना इसका काम है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT, इसकी स्थापना हुई थी 1996। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया। ये क्या करता है? CTBT के प्रावधानों को भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण करता है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, ये कब हुई थी इसकी स्थापना? 1997। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। मतलब द हेग, नीदरलैंड में सिर्फ एक ही है हथियार निषेध संगठन का। ये क्या करता है? रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण तथा भंडारण तथा प्रयोग को रोकना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो सामुद्रिक व्यापार संगठन का स्थापना 1948, स्वास्थ्य संगठन की 1948 में दो हैं यहाँ पर। कौन कौन से? सामुद्रिक व्यापार और स्वास्थ्य संगठन। मौसम विज्ञान का कब है? 1951। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का 1957, परमाणु ऊर्जा का 1957, मौसम का 1951। औद्योगिक विकास का, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का 1966। कब है? 1966। बौद्धिक संपदा का 1967। तो औद्योगिक विकास का 66, बौद्धिक संपदा का 67। कृषि विकास कोष का क्या है? 76। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का 1976। व्यापार संगठन का 1995। CTBT का, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का 1996। ठीक है, 1996। और हथियार निषेध संगठन का 1997। तो 96 में है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध और 97 में हथियार निषेध संगठन। अब इनके मुख्यालय सामुद्रिक का कहाँ पर है? लंदन, ब्रिटेन। स्वास्थ्य का है जेनेवा, मौसम का भी जेनेवा, परमाणु ऊर्जा अभिकरण का वियना, ऑस्ट्रिया, औद्योगिक विकास संगठन का वियना, ऑस्ट्रिया, बौद्धिक संपदा संगठन का जेनेवा, स्विट्जरलैंड, कृषि विकास कोष का रोम, इटली, व्यापार संगठन का जेनेवा,
स्विट्जरलैंड। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया। हथियार निषेध का द हेग नीदरलैंड। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 अप्रैल 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। कितने इसमें? 5 अध्याय है टोटल और 70 अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। कितने? 9 वर्षों के लिए। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। हर 3 वर्ष बाद जो होते हैं वो 5 न्यायाधीश जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। ठीक है, तो अब इसका रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को। इसमें 5 अध्याय 70 अनुच्छेद। न्यायाधीशों की टोटल संख्या 15। जो उनका कार्य नियुक्ति होती है 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश का नहीं हो सकता है और न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनते हैं। ठीक है, न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी होती है। न्यायालय का कोरम मतलब कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 9 है। इनका मतलब न्यायालय का कोरम न्यायाधीशों की मतलब कम से कम कितने? 9 तो होना ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल। बेनेगल राव, अपन ने अभी पढ़ा था ना पीछे कि सबसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो सबसे पहले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। इनका कार्यकाल कब से कब तक हुआ था? 1952 से 53। उसके बाद नागेंद्र सिंह ही अध्यक्ष थे। ठीक है, ये 1973 से लेकर 88 तक। रघुनंदन पाठक और फिर आखिरी में आया दलवीर भंडारी, ये 2012 से। ये नागेंद्र सिंह जो थे ना, ये अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने 1976 से 69 और 1976 से 1979 और इनका कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में 1985 से 88। अब आता है विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन। अब पहला है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना WTO कहते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन जो होता है विभिन्न परिषदों और गतिविधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया है और 1994 में मोरक्को में मराकेश में पारित किया गया था। नवंबर 2001 में के दोहा सम्मेलन में चीन का सदस्य बनाया गया। इसको 2001 में दोहा सम्मेलन में इसमें चीन को सदस्य बनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर? सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। कब हुआ था? सिंगापुर में 1996 में। वर्तमान में इसके महानिर्देशक रॉबर्ट अजेबेडो है जो कि ब्राजील के हैं। कौन है? रॉबर्ट अजेबेडो। WTO की सदस्य संख्या 161 है। 160वां जो है यमन, 161वां जो होता है सदस्य सेशल्स है। ठीक है, WTO की सदस्य संख्या कितनी है? 161। 160वां जो सदस्य है यमन और 161वां सदस्य जो होता है सेशल्स है। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? रॉबर्ट अजेबेडो है जो कि ब्राजील के हैं। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें जो है वो मतलब इनमें विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जो जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया है और 1994 ईस्वी में मोरक्को में मराकेश में पारित किया गया था। ठीक है, अब इसमें इसमें
इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके महानिदेशक अभी कौन है, रॉबर्ट अजेबेडो है, जो कि कहाँ के, ब्राज़ील के हैं। और इनकी सदस्य संख्या 161 है और 160वां जो सदस्य है यमन है और 161वां जो है वो सदस्य देश कौन सा है, सेशल्स है। बस। अब आता है दूसरा, यूरोपीय संघ। 1 जनवरी यूरोपीय संघ, ठीक है, ईयू, 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देशों, ये क्या 6 देश हैं जो इनर सिक्स कहलाते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। कौन कौन सा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई है। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। पहले इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहते थे, अब इसको यूरोपीय संघ नाम दिया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ जो होता है 28 सदस्य देश हैं, ये फालतू है। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ है। यूरोपीय संघ में जो है वो कितने, 28 सदस्य हैं। इसमें 1 जुलाई 2013 को जो होता है क्रोएशिया जो होता है शामिल हुआ है। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई है। 1 जनवरी 1994 को क्या, स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की। तो अब इसमें बस इतना ही है। इसमें क्या है, इसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है इसकी स्थापना रोम की संधि के माध्यम से हुई है। इसमें इनर सिक्स देश हैं, कौन कौन से हैं, इनर सिक्स कहे जाने वाले देश इसमें शामिल है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। पहले इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहा जाता था, लेकिन इस संगठन के बाद इसको यूरोपीय संघ नाम दिया गया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुआ है, मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। जो यूरोपीय संघ है इसमें 28, यूरोपीय संघ में कितने, 28 सदस्य देश हैं। 1 जुलाई 2013 को इसमें क्रोएशिया शामिल हुआ है। और यूरोपीय मुद्रा संस्थान, स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 1994। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई है। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना 1998 में की गई है, कहाँ पर, जर्मनी में, ठीक है। अब यूरो संघ के संगठन, यूरोपीय कमीशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। यूरोपियन पार्लियामेंट, इसका लग्जमबर्ग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज, लग्जमबर्ग। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, लग्जमबर्ग। तो बाकी सबका लग्जमबर्ग, बस यूरोपीय जो कमीशन है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। 1 जनवरी 2002 को यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। जो यूरो का चलन है वो कब, 1 जनवरी 2002 से। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देशों के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। कितने, 28 हैं, लेकिन इसमें 18 देश ही हैं जिनमें यूरो का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑस्ट्रिया का जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो। बेल्जियम का यूरो, साइप्रस का यूरो, एस्टोनिया का यूरो, फिनलैंड का यूरो, फ्रांस का यूरो, जर्मनी का यूरो, ग्रीस का यूरो, आयरलैंड का यूरो, इटली का यूरो, लातविया का यूरो, लग्जमबर्ग का यूरो, पाल्टा का यूरो, नीदरलैंड का यूरो, पुर्तगाल का यूरो, स्लोवाकिया का यूरो, स्लोवेनिया का यूरो और स्पेन का यूरो, ठीक है। इनमें यूरो मुद्रा का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें इटली बहुत आता है क्वेश्चन में, ऑस्ट्रिया भी आता है, जर्मनी, फ्रांस, ये जो है इम्पोर्टेंट है थोड़े, तो इसको अच्छे से करना। फिर ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। जो ब्रिटेन है, स्वीडन है और डेनमार्क है, यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। जो आर्थिक समुदाय है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र ईए में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड जो है, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल है। आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे। अब इसको इतना रिवीजन कर लेते हैं। यूरोपियन कमीशन का कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में।
यूरोपियन पार्लियामेंट का लग्जमबर्ग, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिस्ट कम्युनिटीज लग्जमबर्ग, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लग्जमबर्ग। ठीक है, और यूरो का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 2002 से। इसमें 28 सदस्यों में से 18 सदस्यों की मुद्रा क्या है? यूरो है। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क जो है वो यूरो संघ का सदस्य नहीं बना है। कौन? स्वीडन, डेनमार्क और ब्रिटेन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, अब आता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। कब? 1975। यूरोपीय स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन के स्थान पर यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसके कुल सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। कौन? कनाडा। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा बस इसका स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मतलब कितने सदस्य देश हैं? 20 हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आता है नाफ्टा। नाफ्टा का फुल फॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको का क्षेत्रीय संगठन है। 3 है जो पास पास में है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। यह संगठन 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया था। नाफ्टा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 2015 तक अपने यहाँ व्यापार पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें इतना रिवीजन कर लेते हैं। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये किन तीनों से मिलकर? संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ये संगठन कब अस्तित्व में आया? 1994 में। अब आता है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 28 राज्य शामिल है। कितने? 28। 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या कितनी थी? 12 थी। जब इसका स्थापना हुई थी उस समय इसमें 12 थी, अब ये 28 हो गए हैं इसमें। नाटो के अंग। नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग है। पहले इतना रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका जो स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसमें जब स्थापना हुई थी तो 12 सदस्य थे और अब कितने हैं? 28 सदस्य देश हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके नाटो के संगठन के प्रमुख अंग निम्न है। परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। जो परिषद है वो सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। जो महासचिव होता है वही इसका परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति, इसमें समस्त नाटो वो देशों की रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिरक्षा नाम से समझ में आ रहा है, तो इसमें देशों के रक्षा मंत्री यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। अब आता है उप परिषद। यह नाटो सदस्य द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद है। इसमें कूटनीति चलती है। जितने भी कूटनीतिक प्रतिनिधि ये सब उप परिषद में आएंगे। जितने भी रक्षा मंत्री हैं वो सब प्रतिरक्षा समिति में आ जाते हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष वगैरह महासचिव ये सब ये परिषद में आ जाते हैं। ठीक है, अब आता है सैनिक समिति। इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेना अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। आइसलैंड और फ्रांस को छोड़ के समस्त देशों के सेना अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये नाटो के प्रमुख अंग हैं। परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद और सैनिक समिति। अब इतना डिवीजन कर लेते हैं। तो परिषद क्या है? सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से ही होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति में क्या होता है? इसमें देशों के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। ये विचार करती है सैनिक निर्णयों पर। फिर उप परिषद में इसमें कूटनीतिक प्रतिनिधियों का ये परिषद है, उप परिषद। और सैनिक समिति जो होता है ये आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें। अब आता है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। इसकी स्थापना कब की गई थी?
1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 67। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में है। जो 3 प्रतिनिधि कार्यालय है वो टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसकी स्थापना एडीबी की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला, सदस्य देशों की संख्या 67 और इसका जो 3 प्रतिनिधि कार्यालय है टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में है। अब आता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD। 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 34 है। कितनी है? 34। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। इसके सदस्य देशों की संख्या 34। अब आता है आसियान। इसका पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। किसने? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस व चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। तो बस इसमें इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें बस स्थापना करो कितना है? 8 अगस्त 1967। फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या 10। अब आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। सार्क जो था द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू और इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 से 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। तो इसका बस इम्पोर्टेंट यही है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू और इसकी स्थापना 1985 में। और फुल फॉर्म क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये पार्ट 5 जो है वो पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो पहले प्रीवियस वीडियो में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि आगे की वीडियो और देती रहूं। और जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा नॉलेज। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है।